फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी लोग मेरे चैनल को देखते हैं, चैनल से कुछ सीखते हैं, उन्हें उससे हेल्प मिलती है, सभी को मेरा बहुत बहुत थैंक यू है फ्रेंड्स। और मैं अपने चैनल पर बायोलॉजी एंड साइंस के वीडियोज़ बनाती हूँ और जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो बनाती हूँ। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि मैं जो बायोलॉजी के लेक्चर्स बना रही हूँ उसमें मैंने अभी लास्ट जो लेक्चर मैंने बनाया हुआ है वो रिप्रोडक्शन को लेकर के बनाया हुआ है। उसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके मेरे पास जो पीडीएफ है उससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो अभी जो लास्ट लेक्चर है आप उसको देखिएगा, उसमें रिप्रोडक्शन इन फ्लावर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मेन पॉइंट्स जो हैं वो बताए हुए हैं। आज मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन लेकर के आई हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, इसको मैं डिस्कस करूँगी। और इसके पहले बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, शॉर्ट्स पड़े हुए हैं, आप उसको देखिए। मेरा प्रतियोगिता पेज है फेसबुक पे, उस पर मैं सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स के जो भी मुझे क्वेश्चन पेपर्स मुझे मिलते हैं मैं उसको सर्च करती हूँ और उस पर वर्क करती हूँ, वो सारे मैं आपको भेज देती हूँ। तो वो सब आपको मिलेगा, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो, नीट का हो, और आपका टीचिंग का केवीएस का हो, एनवीएस का हो, मतलब टीचिंग से रिलेटेड हो, चाहे जो भी नॉन टीचिंग हो, आपको वहाँ मिल जाएगा। तो उस पेज को ज़रूर फॉलो करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को मैं बता रही हूँ, तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट है वो इसमें दिया हुआ है, आप देख लीजिए। देखिए, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, सबसे पहले तो उसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो टेस्टिस होते हैं और ये स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं। जो मेल एक्सेसरी डक्ट होती हैं वो रेड टेस्टिस है, वास स्प्रेंशिया है, एपिडाइमस है एंड पॉस डिफरेंस है। एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया की अगर हम बात करें तो पेनिस है। एंड एक्सेसरीज ग्लैंड की अगर हम बात करें तो पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल्स हैं और एक पोस्टेट ग्लैंड होती है एंड पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती हैं। ये तो हो गई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी एमआरएस की बात हो गई। नाउ अब यहाँ पे देखिए, जो अगर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करूँ तो स्पर्मेटोजेनेसिस के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इसको देख लेते हैं। देखिए, स्पर्मेटोगोनियम जो होती है वो डिप्लॉयड होती है, 2n होती है, ओके। और इसमें क्या होती है, मिटोसिस। तो मिटोसिस जब होती है और तो जो फर्स्ट यानी प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट होती है वो बनती है। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है वो 2n होती है, डिप्लॉयड होती है। देन उसके बाद मियोसिस होती है, ओके। और यहाँ पे देखिए, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होती है ये एन होती है। तो इस जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें मियोसिस होता है, तो यहाँ पर स्पर्मेटेड बनता है ना। और ये जो स्पर्मेटेड होता है ये स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इसका एक ब्रीफ मिल गया। नाउ अब यहाँ पे देखिए, जो करेक्ट सीक्वेंस होता है, जो स्पर्म सेल का जो जो ट्रांसपोर्ट होता है जो स्पर्म का, वो कहाँ, वो मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, मैं पहले आपको बता दूँ, ये टीजीटी पीजीटी के टीचिंग के एग्जाम्स में आ चुका है और नीट में भी आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए, जो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, यहाँ से फिर उसके बाद सबसे पहले रीड टेस्टिस में जाता है, देन उसके बाद वास डिफरेंशिया में जाता है, देन एपिडिडाइमिस में जाता है स्पर्म, देन उसके बाद वास डिफरेंस में, देन इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल मीटस, ओके। तो ये क्या है, ये करेक्ट सीक्वेंस है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स, ओके। स्पर्म सेल्स का जो ट्रांसपोर्ट होने का करेक्ट सीक्वेंस है कि वो कहाँ कहाँ से ट्रैवल करके कहाँ तक पहुँचता है। नाउ अब यहाँ पे एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट दी हुई है वो ये है कि जो स्क्रोटम होता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है टेस्टिस में, ये क्या होता है, 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये जो टेम्परेचर होता है ये नॉर्मल जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है, इट मीन्स कि जो 37 डिग्री टेम्परेचर हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ओके, उससे जो है 2 to 2.5 डिग्री लोअर होता है ना। और ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ये स्पर्म के डेवलपमेंट में जो है हार्म पहुंचा सकता है, इसको हैम्पर कर सकता है, तो इसीलिए ऐसा होता है ना। जो लेडिक सेल्स होती हैं इनमें क्या होता है, एंड्रोजन्स का सिंथेसिस होता है। जो टेस्टिस होते हैं ये 2 फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एक तो इनका जो काम होता है ये स्पर्म का रिप्रोडक्शन करना होता है, और दूसरा क्या होता है कि ये मेल सेक्स हार्मोन्स को भी सिक्रीट करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अभी इसमें पता चल गई। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे अब जो नेक्स्ट है मेरे पास वो क्या है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें आप देख लीजिए, और जो सबसे पहले देखेंगे वो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल्स देखेंगे। तो देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में सबसे पहले क्या होता है, देखिए यहाँ पे कई फेजेस होती हैं, ओके। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो डे 1 से लेकर के डे 5 होती है, जो यहाँ पे ये साइकिल है, इसमें डे 1 से डे 5 जो होती है ये क्या होती है, ये एमपी होती है, ये मेंस्ट्रुअल फेज होती है। इसमें जो एंडोमेट्रियम जो वॉल होती है वो क्या होती है, वो ब्रेक डाउन हो जाती है और
जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है उसका प्रोडक्शन रिड्यूस होता है। देखिए इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या आता है कि किस फेज में किस हार्मोन का जो लेवल होता है वो हाई होता है। ओके, जैसे पूछा जाएगा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कब हाई होता है, किस फेज में होता है, या फिर एस्ट्रोजन का लेवल कब लो होता है। आई मीन हाई एंड लो के टर्म्स में हार्मोन्स का बारे में पूछा जाता है। ओके नाउ अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो है 1 to 5 आपका जो था ये मेंस्ट्रुअल फेज था, एंड यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का जो प्रोडक्शन था वो रिड्यूस्ड था। नाउ उसके बाद जो नेक्स्ट है ग्रीन कलर से, ये क्या है, फॉलिकुलर फेज है, जिसको कि प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। यहाँ पे प्रोलिफरेशन होता है। ओके, तो प्रोलिफरेटिव फेज होती है ये। तो नाउ अब यहाँ पे लुटेनाइजिंग हार्मोन LH है, FSH है, ओके, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड जो एस्ट्रोजन होते हैं, ये क्या होते हैं, इस फेज में सारी चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, सारे जो हार्मोन्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। ओके नाउ यहाँ पे इनका लेवल बढ़ गया, यानी कि अब इनका लेवल बढ़ चुका है। तो अब देखते हैं जो नेक्स्ट फेज होगी ये होगी ओव्यूलेटरी फेज, क्योंकि 14 डे के आसपास लगभग ओव्यूलेशन होता है। ओके, ओवा का रिलीज होता है। तो ये जो ओव्यूलेटरी फेज है ये 14 डे पे है। देखिए नाउ तो जो LH एंड FSH होता है ये क्या होता है, ये पीक लेवल पर आ जाता है। ओके, अब जो LH और FSH है वो पीक लेवल पर यहाँ पर आ चुका होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि पहले तो इंक्रीज हुआ था, उसके बाद इसने अपने पीक अटेन कर ली। अब जो यहाँ पे जो सिक्रेटरी फेज होती है इसको हम लोग ल्यूटेल फेज भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो सिक्रीट करती है। नाउ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यहाँ पे सिक्रीट हो गया। तो यहाँ पे आपकी एक साइकिल हो गई, एक साइकिल में जो है आपकी 4 फेजेस हो गई। ओके, अब यहाँ पे इस फेज़ को अगर आपको लर्न करना है, वैसे तो आप सबको लर्न है, लेकिन यहाँ पे अगर इसे लर्न करना है तो आप इसको M फॉल करके भी लर्न कर सकते हैं। ओके, M फॉल कैसे लर्न करेंगे, M फॉर मेंस्ट्रुअल फेज, F फॉर फॉलिकुलर फेज, O फॉर ओवुलेटरी फेज एंड L फॉर ल्यूटेल फेज। तो M फॉल से आप इसको लर्न कर सकते हैं, आप कभी भी ये सीक्वेंस भूलेंगे नहीं। नाउ अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको। तो देखिए जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है इनमें ओवरीज होता है फीमेल्स में। नाउ जो फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं वो ओविडक्ट्स होती हैं, जिन्हें फेलिपियन ट्यूब्स भी कहते हैं। नाउ यूट्रस होता है एंड वजाइना होती है। नाउ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया की अगर हम बात करें तो मॉन्स प्यूबस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लैटोरस। नाउ अब यहाँ पे हम लोग oogenesis की बात कर रहे हैं। तो oogenesis में देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो oogonia है। नाउ अगर हम जब स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो स्पर्मोगोनिया था। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं स्पर्मेटोगोनियम थी या स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम था, यहाँ पे oogonia है। तो जो oogonia है यहाँ पे अगर हम नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या है, 46 के क्रोमोसोम्स बता रहे हैं, ठीक है, 46। नाउ यहाँ पे यानी कि डिप्लॉयड है। अब यहाँ पे जो प्राइमरी oocytes है वो भी डिप्लॉयड है। नाउ जो सेकेंडरी oocyte बनी वो यहाँ पे हैप्लॉयड है, यहाँ पे 23 है, एंड ओवम जो बना वो है 23 यानी कि हैप्लॉयड। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें पता चली। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन में जो जाइगोट होता है, ओके, तो जाइगोट क्या है, देखिए जो हैप्लॉयड स्पर्म होता है वो जो है हैप्लॉयड एग के साथ यूनाइट कर जाता है, मिल जाता है उसके साथ। अब उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं जाइगोट। चूँकि ये दोनों एन होते हैं तो ये जो डाइगोट होता है ये 2n हो जाता है, यानी कि ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। अब देखिए जब इसका क्लीवेज होता है, अब आगे डेवलपमेंट हो रहा है तो क्लीवेज हो रहा है, तो क्लीवेज जो होता है वो मिटोटिक डिवीज़न होता है, मिटोसिस होती है। तो यहाँ पे जो सेल्स बनती हैं, जो डिवीज़न होता है, तो अब ये ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं। तो ब्लास्टोमियर में आप 2 का टेबल पढ़ लीजिए, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। उसके बाद फिर 4 का डबल कर दीजिए 8, फिर 8 का डबल कर दीजिए 16। तो इस तरीके से ये 16 सेल्स स्टेज तक हो जाता है। ना तो जो सॉलिड बॉल अब जो 8 to 16 सेल जिसमें हैं उसको हम ब्लास्टोमियर जो है वो बन जाती है। इसको भी एक नाम देते हैं, इसको कहते हैं मोरूला। ओके, मोरूला आप समझ लीजिए कि अब आप ये इतनी सॉलिड बॉल है कि इससे सपोज अगर आप किसी को मार रहे हैं, बॉल से मार रहे हैं, तो मोरूला, बॉल से मारेंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड बॉल है, इससे मारेंगे, मोरूला। तो 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स हो गए। नाउ अब यहाँ पे देखिए ब्लास्टोसिस्ट, अब जो इम्प्लांटेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इम्प्लांटेशन हो रहा है, जो एम्ब्रॉयनिक डिस्क होती है वो बन जाती है, प्राइमरी जर्म लेयर्स बन जाती हैं। ओके, तो जो सबसे आउटर लेवल जो सेल होती है ट्रोफोब्लास्ट होती है, जो इनर सेल और उसके बाद इनर सेल मास बनता है। ये जो चीज़ें हैं ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास, ये आपको ब्लास्टोसिस्ट में दिखाई देंगी। ओके,
तो एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि ट्रोफोब्लास्ट या इनर सेल मास आपको किस स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया। नाउ अब यहाँ पे देखिए प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा का जो फंक्शन है, क्या फंक्शन होता है प्लेसेंटा का, ये ऑक्सीजन जो है न्यूट्रिएंट्स है उसकी एम्ब्रियो को सप्लाई करता है। कैसे कि वो हमारा जो जो डेवलपिंग बेबी होता है या एम्ब्रियो होता है वो जो है प्लस जो कॉर्ड होती है उससे अटैच रहता है। ओके, तो प्लेसेंटा के थ्रू ही तो उसको सारा न्यूट्रिशन मिलता है। तो यहाँ पे देखिए जो और प्लेसेंटा का क्या काम होता है, ये हार्मोन का रिलीज़ करता है। कौन सा हार्मोन? HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। नाउ और कौन सा हार्मोन है? ये है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ओके, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ये सारे हार्मोन्स को प्लेसेंटा रिलीज करता है। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वेरियस मंथ्स जो होते हैं प्रेगनेंसी को, उसको देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे जो वीक 4 होता है, अब यहाँ पे क्या होता है, वीक 4 में आपका हार्ट का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन जो एम्ब्रियो होता है उसमें या बेबी होता है उसमें हार्ट का फॉर्मेशन किस स्टेज पे होता है या किस वीक में होता है। तो ये आपको यहाँ पे इसकी हाईलाइट्स दे रखी हैं, ठीक है, तो इससे आपको इसलिए याद हो जाएगा। तो वीक 4 में कौन सा होगा? फॉर्मेशन ऑफ हार्ट होगा। फिर 4 का डबल क्या हो जाता है? 8। तो यहाँ पे आप वीक 8 में देखिए, अब देखिए हार्ट का डेवलपमेंट हो गया। नाउ फीटस डेवलप हो जाता है, इसके डिजिट्स और लिम्स डेवलप हो जाते हैं। नाउ अब 8 के बाद फिर और आगे 12th वीक में देखिए, 12th वीक में लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। अब जब एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं तो जब अल्ट्रासाउंड होता है तो अल्ट्रासाउंड में ही जो बेबी होता है उसका सेक्स पता चल जाता है कि वो मेल है या फीमेल है। ओके, तो इस स्टेज पे आपको पता चल सकता है। नाउ वीक 20 में क्या होता है, जो फीटस होता है, अब इसको फीटस कहते हैं, जो तो अब इस फीटस का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और इस पर हेयर भी आ जाते हैं इसकी बॉडी पे। तो अपीयरेंस ऑफ हेयर होता है, हेयर आ जाते हैं हेड पे। तो अब जो है यहाँ पे मूवमेंट भी होता है ना। जो वीक 24 होता है तो जो बॉडी होती है पूरी बॉडी पे हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो फाइन हेयर से कवर्ड हो जाती है, आईलिड सेपरेट हो जाती है और आई लैशेस बन जाती हैं। ओके, तो नाउ ये जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी ये आपको यहाँ पे पता चल गई। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो देखिए जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, तो अब यहाँ पे कैसे इसको मेंटेन करना है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करने हैं। तो नेचुरल मेथड्स हैं, बैरियर मेथड्स हैं, केमिकल मेथड्स, इंट्रायूटेराइन डिवाइस एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो जो सबसे पहले हम लोग नेचुरल मेथड्स की बात कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये प्रिंसिपल इसका क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक है कि जो है अवॉइड करना है ओके चांसेस को कि स्पर्म एंड ओवम का यूनियन नहीं ना हो पाए, यानी कि जो कपल हैं वो यूनाइट ना हो पाएँ। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, पीरियोडिक एब्सटिनेंस होता है पीरियोडिक एब्सटिनेंस में ना। अब यहाँ पे कोइटस इंटरप्टस होता है या विड्रॉल मैथड होता है, ओके विड्रॉल कर लिया जाए एजुकेशन के पहले। एंड लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड होता है। ओके, नाउ बैरियर मेथड्स में क्या है, ओवम एंड स्पर्म्स जो हैं वो फिजिकली मीटिंग से उसको प्रिवेंट कर दिया जाता है। कैसे? कुछ बैरियर्स लगा दिए जाते हैं, जैसे कि लाइक कॉन्डोम्स हैं, डायफ्राम्स हैं, सर्वाइकल कैप्स हैं एंड वॉल्स का यूज़ किया जाता है। केमिकल मेथड्स में स्पर्मेसाइडल क्रीम्स का यूज़ किया जाता है, जेलीज फोम्स यूज़ किए जाते हैं। और इन बैरियर्स के साथ ही साथ इन जो कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाती है। अब जो नेक्स्ट है यहाँ पे इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। तो आईयूडीज़ में क्या होता है, ये स्पर्म के फैगोसाइटोसिस को, यानी कि उसको खा लेने वाली जो टेंडेंसी, फैगोसाइटोसिस मतलब भक्षण कर लेना, तो जो ये स्पर्म के फैगोसाइटोसिस को विद इन द यूट्रस ये जो है इंक्रीज कर देती है ना। तो जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज़ होती हैं लाइक लिपिस लूप हैं, हार्मोन रिलीज आईयूडीज़ हैं, LNG-20, इसका नेम पूछा जा चुका है और इसका वर्क भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, LNG-20 प्रोजेस्ट्रॉन। ओके, तो ये पूछा गया था कि इसमें से आईयूडीज़ का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो फिर उसमें ये LNG-20 प्रोजेस्टास्टर्ड आया था। ओके, नाउ कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज़ होती हैं, कॉपर TCUT तो बहुत कॉमन है। नाउ मल्टी लोड 375 है। ओके, चलिए, और नेक्स्ट है यहाँ पे एस्ट्रोजन जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में है कि जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन या तो फिर प्रोजेस्ट्रॉन अलोन वो यूज़ किया जाता है। प्रोजेस्ट्रोजन अलोन वो खाली यूज़ कर सकते हैं एवोल्यूशन को इनहिबिट करने के लिए। एंड इम्प्लांटेशंस
ओके नाउ जैसे लाइक सहेली है, नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशंस होते हैं, उन इसमें पिल को वंस इन अ वीक ले लेना होता है, हफ्ते में एक बार खाना रहता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे है स्टरलाइजेशन प्रोसीजर जो होते हैं, इसमें जो मेल होता है उसकी वैसेक्टॉमी होती है, जो फीमेल होती है उसकी टिपेक्टॉमी कर दी जाती है। नाउ अब यहाँ पे ये गैमीट के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देता है। देखिए यहाँ पे वास्ट डिफरेंस को टाई एंड कट कर दिया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जो सर्जिकल मेथड होता है उसमें मतलब किसको कट करते हैं। ओके तो लाइक वास्ट डिफरेंस को टाई करते हैं और कट कर देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, वैसेक्टॉमी कहलाती है। इसलिए वास्ट डिफरेंस को करते हैं इसलिए इसका नेम वैसेक्टॉमी, जिससे आपको रिलेट कर लेना है। नाउ ट्यूबेक्टॉमी में ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, तो यहाँ पे इसको कट कर देते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स को टाई कर देते हैं, कट कर देते हैं, टाई कर देते हैं। नाउ यहाँ पे अब देखिए अब इसके साथ ही साथ STDs को भी जानना ज़रूरी है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती क्या है। ओके क्योंकि इनको ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर होती हैं, बहुत ही सीवियर बीमारी होती हैं। तो कुछ कॉमन STDs होती हैं गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वार्ड्स एंड ट्रैकोमोनासिस। हेपेटाइटिस B, HIV और जेनिटल हर्पीज़, और ये सारे क्या होते हैं, ये सारे जो टीके होते हैं ये सब जो है STDs को रोकने के लिए यूज़ होते हैं। ओके नहीं यहाँ पे जो हेपेटाइटिस B एंड HIV एंड जेनिटल हर्पीज़ है, ये सारे जो है इनक्योरेबल STDs हैं। ओके और इनके जो है वैक्सीन्स भी आते हैं जिनको कि लगवा करके इनसे प्रिवेंशन ले सकते हैं। ओके तो जैसे कि हेपेटाइटिस B की वैक्सीन आती ही है, जेनिटल हर्पीज़ की भी आती है। ओके तो यहाँ पे आपको इतनी सारी चीज़ें आज इन ब्रीफ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें पता चल गई हैं। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया लेकर के आऊँगी जो अगेन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।